नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीन की बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। विदेश नीति की अपनी चाल होती है, लेकिन जब आप विदेश नीति को चौपाल का सब्जेक्ट बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, गोदी चैनलों से पीआर करवाएंगे कि विदेश में भारत का नाम हो रहा है, तो पब्लिक को बता दीजिए चीन के साथ कैसा काम हो रहा है और क्यों हो रहा है। फोटो उत्पादन और बहस उत्पादन, इन दोनों उत्पादनों में मोदी सरकार का जवाब नहीं। ऐसा नहीं है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का फोटो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जब कभी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाकर फोटो का उत्पादन हुआ था और बहसोत्पादन। रिजल्ट का पता नहीं चलता, लेकिन फोटो तो इतना आ जाता है कि उसी से बहस बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोटो तो खिंचाए, मगर छपवाया उस तरह से नहीं जैसे पहले छपा करता था। भारत ने दिखा दिया ट्रंप को, मिला लिया चीन से हाथ टाइप की सस्ती चवन्नी हेडलाइनों ने भी गोदी चैनलों पर ठुमका नहीं लगाया। इन तस्वीरों का टोन सरकारी और बहुत ही औपचारिक सा लगा। ट्रंप के कारण भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव यह आया है कि बड़े बड़े दावे कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। सुपर पावर बनने का ड्रामा बंद हो गया है। अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा कि किसी भी विदेश नीति में होना चाहिए। बातचीत, संयम, धीरज, धीरे धीरे बातचीत। कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह लगने लगे हैं, जिनकी चुप्पी का सरेआम मजाक उड़ाया करते थे। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया। पिछले साल कजान ब्रिक्स सम्मेलन में तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों की सेनाएं कुछ जगहों पर कुछ कदम पीछे हट जाएंगी। 21 अगस्त की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 21 अगस्त 2025 की। सेना के एक अनाम अधिकारी का बयान है कि भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सजग रहना होगा। जिस तरह से चीन ने सड़कों का जाल बिछाया है, वो पीछे हटकर बहुत तेजी से वापस आ सकता है, लेकिन भारत की सेना नहीं आ सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दोनों देश सिर्फ डीएस्केलेशन पर बात करने के लिए राजी हुए हैं। अभी भी सीमा पर दोनों सेनाओं की टुकड़ियां फॉरवर्ड डिप्लॉय में तैनात हैं, तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कुछ तो बदला नहीं। 2020 से गलवान घाटी में टकराव के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी। वो बात पहुंची कहां है, कहां पहुंचेगी, कोई जानता भी नहीं, ना बताया जाता है। वक्त लगता है तो लगाना 5 साल, जिसके बारे में मोदी सरकार के विदेश मंत्री पब्लिक में बात ही नहीं कर पाते, ना गोदी मीडिया उनसे पूछ पाता है। कुछ तो बात है कि चीन भारत की विदेश नीति को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। भारत की विदेश नीति हवाई अड्डे पर स्वागत के वीडियो बनाने की नीति बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी देश के हवाई अड्डे पर उतरते हैं, वहां भारतीयों को बुलाकर स्वागत करवाया जाता है, ताकि पेट से भूखी हिंदी प्रदेश की जनता अपना मन इस बात से भर सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जिक्र किस संदर्भ में आया? चीन ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं? भारत के खिलाफ लड़ रहा था या नहीं? यह बात सूत्रों ने नहीं, बल्कि भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। क्या इन 2 दिनों की मुलाकात में इसका कोई भी जिक्र आया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ चीन की क्या भूमिका थी? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के साथ अगर भारत दुबई में क्रिकेट मैच खेल सकता है, तो पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन से बात क्यों नहीं कर सकता है? यही कह देते।
छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र हमने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बता दे वही कि किस देश में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति बनती है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। किसी भी देश के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीन के साथ क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। मोदी सरकार ने विदेश नीति का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया है, तो वोटर को बताए दोस्ती हो रही है, या दिखाने के लिए किसी और को चीन से दोस्ती की जा रही है, या दोस्ती है या पुराने दोस्त का दिल जलाने के लिए भुला दिए गए दोस्त से हाथ मिलाया जा रहा है। अचानक से चीन की याद क्यों आई? जून में राजनाथ सिंह एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। जुलाई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम में चीन जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलकर आते हैं। फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। 2022 में जब वे भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी और अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के नेताओं के सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं। 2018 के बाद यह उनका पहला चीन दौरा होगा। क्या इनकी वजह से बदल गया? ट्रंप से बात नहीं बनी तो चीन, चीन से बात नहीं बनी तो ट्रंप। भारत की विदेश नीति है या ड्रम? वही ड्रम जो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बजाया जाता है। याद रखना चाहिए, ट्रंप ने चीन से मोर्चा नहीं खोला, ना लोहा लिया है। एक बार धमकाया जरूर, लेकिन चीन ने ऐसा पलटकर जवाब दिया कि ट्रंप साहब चुप हो गए। चीन पर टैरिफ की डेडलाइन 12 अगस्त को खत्म हो रही थी, 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। ट्रंप ने चीन को अपने से दूर नहीं किया, लेकिन ट्रंप के कारण भारत चीन के नजदीक जा रहा है। चीन ने ट्रंप के बयानों का सामने से जवाब देने की नीति अपनाई, हिम्मत दिखाई। भारत ट्रंप का बयान आते ही चुप्पी साध लेने की नीति पर चलने लगता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो 1990 से लेके 2005 तक जितने भी भारत और चीन के बीच में समझौते हुए, उस वक्त भारत और चीन के बीच में चाहे वो आर्थिक, रणनीतिक या कोई भी और असमानता जो थी, वो इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है। पिछले 10-11 सालों में चीन हमसे बहुत आगे गया है। साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली वो अब अमेरिका के बराबर देखा जाता है। भारत का हाइफिनेशन पाकिस्तान के साथ होता है, तो इसलिए अब पावर डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है। और इस पावर डिफरेंशियल में अगर आप नए सिरे से कोई शुरुआत करेंगे और नया एग्रीमेंट करेंगे, तो वो उस पावर डिफरेंशियल को रिफ्लेक्ट करेगा कि चीन एक बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा देश है और भारत उसके मुकाबले बहुत छोटा, बहुत हल्का, बहुत कमजोर देश है। और वो पावर डिफरेंशियल नए एग्रीमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए भारत के लिए फायदा ये है कि भारत पुराने एग्रीमेंट्स पे इंसिस्ट करे, चाहे वो 90 के दशक के हों, चाहे वो 2001-2005 के हों। उन एग्रीमेंट्स पर को लागू करने में, उन पर कायम रहने में भारत का फायदा है, क्योंकि वो उस वक्त साइन किए गए थे जब भारत और चीन तकरीबन इतना फासला नहीं था भारत और चीन के बीच। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लगाया और रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना भी। अमेरिका के वित्त सचिव हैं स्कॉट बेसेंट। उनका बयान तो आपको हिंदी अखबारों से पता चला ही होगा। भारत ने एक दलील दी प्रेस रिलीज में कि चीन भी तो रूस से तेल खरीदता है, उस पर तो आपने जुर्माना नहीं लगाया। तो इसका जवाब स्कॉट बेसेंट ने दे दिया। कहा कि चीन रूस से तेल खरीदता रहा है। 2022 के पहले चीन 13% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, इस समय 16% खरीद रहा है। चीन अलग अलग जगहों से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत ने तो पहले रूस से तेल नहीं खरीदा, बहुत कम खरीदा, 1% तेल ही रूस से लिया, लेकिन इस समय 42% तेल खरीद रहा है और खरीदकर इसे बेच रहा है। भारत में कुछ अमीर परिवार हैं, उन्हें बहुत फायदा हुआ।
इसलिए भारत का मामला एकदम अलग है। यह अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं। कहते हैं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदकर जो मुनाफा कमाया है वो मंजूर नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत को करीब 1,37,000 करोड़ का फायदा हुआ। किसी बात का आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया जाता है। सरकार भी नहीं बताती कि ये कौन से अमीर परिवार हैं जिनके मुनाफे की बात अमेरिका से हो रही है। करते रहिए बहस कि किस परिवार को अरबों का फायदा हुआ। आपको तो बताया गया कि अपनी जनता के फायदे के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन आपको फायदा मिला क्या? तेल सस्ता हुआ, आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिला। तो भारत के कुछ अमीर परिवारों को कैसे अरबों का फायदा हुआ और यह कैसे राष्ट्रहित हो गया? मोदी जी वोट आपसे लेते हैं और मेहरबानी अमीर परिवारों पर करते हैं। आपसे कहा जाता है विदेशों में भारत का नाम हो गया। भारत का नाम तो सदा से रहा है, लेकिन इस नाम के प्रचार में आपका काम हो गया। यह भारत के अखबारों की हेडलाइन है। लिखा है भारत को राहत देते हुए चीन ने रेयर अर्थ मिनरल और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में ढिलाई का फैसला लिया है। मगर अब 19 अगस्त के चीन की विदेश प्रवक्ता के इस बयान को पढ़िए जो चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर है। एक पत्रकार ने सवाल किया, भारत के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत के अधिकारियों को बताया है कि चीन ने भारत को एक्सपोर्ट किए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। क्या यह खबर सही है? इस पर विदेश प्रवक्ता कहती हैं चीन की कि मुझे इन खबरों की जानकारी नहीं। मोटे तौर पर मैं यही कहना चाहती हूं कि हम प्रासंगिक देशों और इलाकों के साथ बातचीत और सहयोग मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हम मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन को स्थिर रखना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक में कहा गया कि दोनों देशों को साझीदार बनना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जयशंकर किसी 3 M की बात करने लगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। ऐसी तुकबंदियों का हाल हम सब ने देखा है। ये सब बातें कही जाती हैं, कभी S से मिलाकर कही जाती हैं, कभी T से, कभी M से सुनी जाती हैं, मगर इनका कुछ भी मतलब नहीं होता। M से 3 वाक्य बनाकर आप तीर नहीं मार लेते। तीर तब मारते हैं जब चीन के विदेश मंत्री के सामने कह पाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ चीन का युद्ध करना हमें पसंद नहीं आया। चीन पर भारत क्यों चुप हो जाता है? दिल्ली के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी कहां गए? काबुल गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों से वहां मुलाकात हुई और उसके बाद पाकिस्तान जाते हैं। भारत कुछ नहीं बोल पाता। ईरान पर इस्राइल ने हमला किया, चीन ने निंदा की, भारत चुप रह गया। तालिबान की सरकार आने के बाद चीन उन पहले देशों में था जिसने अफगानिस्तान का दौरा किया, मान्यता दी। उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपने रिश्तों को मजबूत किया और भारत ने पाकिस्तान से बात ना करने की नीति अपनाई। दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेलता रहा। 19 सितंबर को फिर से खेलेगा, क्योंकि सबको पता है क्रिकेट का संबंध धंधे से है, पैसे से है। भारत पाकिस्तान के मैच में विज्ञापन से कमाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदल गया कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जा रहा है? किसी बात पर आप कुछ तो बोलेंगे या फोटो पकड़ाकर कहेंगे कि ये रहा फोटो हमारे मिलने का, बात करने का। इसी को आप विदेश नीति की कामयाबी समझ लीजिए। बताइए तो कि चीन के साथ बातचीत में भारत का कौन सा मकसद पूरा हो रहा है? या क्यों कहा जा रहा है कि चीन सीमा विवाद से भारत पर दबाव बनाता है? और भारत बताए कि वह चीन पर किस चीज को लेकर दबाव बनाता है। चीन ने कौन सी बात भारत की मान ली जिससे दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान, संवाद, संवेदनशीलता का बढ़ना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि पिछले साल कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद चीजें प्रगति की दिशा में बढ़ रही हैं। आपने अर्ली हार्वेस्ट प्रस्ताव के बारे में सुना होगा। मतलब चीन धीरे धीरे सीमाओं से जुड़े विवाद को सुलझाना चाहता है। कहा जा रहा है कि चीन के साथ बड़ा विवाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है। तो चीन की तरफ से सीमा विवाद सुलझाने से क्या हासिल होगा, जहां चीन की मौजूदगी भारत और भूटान की तुलना में कम है। अगर सिक्किम की सीमा पर सुलझ भी गया मामला तो फायदा चीन को होगा, इसलिए भारत विरोध कर रहा है।
भारत के एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन के साथ एक बार में ही डील होनी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। अर्ली हार्वेस्ट एक चीन का चीनी टर्म है जिसको कि हम अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट समझ सकते हैं। तो भारत का जो बॉर्डर है चीन के साथ, बाउंड्री है, वो डिस्प्यूटेड है। वो करीब 3-4 हजार किलोमीटर की बाउंड्री है और उस बाउंड्री को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा लद्दाख का है जिसको कि हम वेस्टर्न बाउंड्री बोलते हैं, एक हिस्सा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का है जिसको कि हम मिडिल सेक्टर बोलते हैं, एक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है जिसको हम ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, और एक हिस्सा सिक्किम का है जिसको कि हम सिक्किम सेक्टर बोलते हैं। करीब पिछले 10-1 साल से चीन की तरफ से ये सलाह आती रही है, ये प्रपोजल आता रहा है कि हमको सिक्किम की बाउंड्री को अर्ली हार्वेस्ट में सॉल्व कर लेना चाहिए। मतलब जो चीजें जल्दी सुलझ सकती हैं उनको सुलझा दीजिए और जो चीजें बाकी खराब है उनको छोड़ दीजिए। इससे चीन का फायदा है और ये 2005 का जो भारत और चीन का जो एग्रीमेंट है उसके खिलाफ जाता है। 2005 का एग्रीमेंट कहता है कि भारत की जो बाउंड्री डील होगी चीन के साथ वो एक पैकेज डील होगी, वो पूरी एक साथ सुलझाई जाएगी, ना कि अलग अलग हिस्सों में करके, क्योंकि वो चीन के फायदे के लिए होगा। चीन अगर सिक्किम बाउंड्री का हिस्सा सुलझा लेता है तो वो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री को भी सुलझा लेगा और उसके बाद भारत के ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर डोकलाम की वजह से जो 2017 में हमने देखा उसकी वजह से बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। 2019 में भी चीन ने कोशिश की थी, जब 22वीं मीटिंग हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि इस तरह से अर्ली हार्वेस्ट को भारत एग्री कर ले। उसने अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया था, पर भारत ने इसको उस वक्त पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। इस बार जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर है कि दोनों देश एक्सप्लोर करेंगे अर्ली हार्वेस्ट की पॉसिबिलिटी। ये पूरी तरह से 2005 का जो एग्रीमेंट था जो कि बहुत मुश्किल से नेगोशिएट किया गया और उसके बाद उतना बड़ा एग्रीमेंट दोबारा नेगोशिएट नहीं किया जा चुका है भारत और चीन के बीच में। वो एग्रीमेंट को एक तरह से निगेट करने की कोशिश, उससे वापस जाने की कोशिश हो रही है और ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। जो दिख रहा है वो ऐसा लगता है कि भारत चीन के सामने झुक रहा है, भारत चीन के सामने डेस्परेशन में जा रहा है और चीन उस डेस्परेशन का पूरी तरह से फायदा उठा रहा है। कारोबार बढ़ाने से, वीजा जारी करने से, सीधी उड़ान सेवा बहाल करने से खास नहीं होने वाला। चीन ने मानसरोवर की यात्रा के द्वार खोल दिए, भारत के पत्रकारों ने वहां से वीडियो भी बनाए। क्या इन बातों से आश्वस्त हुआ जा सकता है कि 2020 के बाद से अविश्वास की जो खाई बनी थी वो अब भरने लगी है? सीधी उड़ान नहीं थी तो कौन सा आयात रुक गया था? तब भी तो चीन से आयात बढ़ता गया और भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा काफी बढ़ गया। चीन के विदेश मंत्री से बातचीत में क्या इस व्यापार घाटे को लेकर कोई बात हुई? ट्रंप तो व्यापार घाटे के कारण ही सब पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत क्या कर रहा है? अभी जो चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा संपन्न हुई है उससे कुछ बातें साफ निकल कर आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत के इस यात्रा से क्या मुद्दे थे जिन पे भारत को चीन से मदद चाहिए थी, चीन से जवाब चाहिए था। पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो लद्दाख का है। लद्दाख में भारत की सेना अभी भी वहां पर डटी हुई है, 50,000 सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। भारत के जो सैनिक हैं वो उन इलाकों में गश्त के लिए नहीं जा पा रहे हैं, पेट्रोल के लिए नहीं जा पा रहे हैं जहां पर वो पहले जा पा रहे थे 2020 के पहले। ये वो बफर जोन है, इस पर चीन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने नहीं कहा है कि वो बफर जोन हटा दिए जाएंगे और भारत के सैनिक वहां जा पाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि डी एस्केलेशन कब से चालू होगा, कब से डी एस्केलेशन की बात होगी। तो कोई भी जो बड़ा मुद्दा था सबसे बड़ा भारत के लिए लद्दाख का, उसका तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी एश्योरेंस चाइना ने नहीं दी है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा भारत के लिए था वो था ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा पे जो कि नदी चीन से आती है, पानी वहां चीन से आता है, उस पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। चीन उसका डेटा, उस नदी का डेटा कुछ भी भारत के साथ शेयर नहीं करता है। भारत चाहता है कि वो जो टेक्निकल डेटा है, जो पानी का डेटा है, वो पूरी तरह से भारत के साथ शेयर किया जाए। चीन ने सिर्फ इतना कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस में, मानवता के आधार पर कुछ इमरजेंसीज के टाइम पर वो इस डेटा को शेयर करेगा। ये तो काफी नहीं है, जबकि भारत के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को उठाया भी था चीनी विदेश मंत्री के साथ, पर इस पर कोई भी एश्योरेंस, कोई भी कमिटमेंट चीन की तरफ से नहीं आया है। तीसरी बड़ी बात ट्रेड की है। भारत के चीन के साथ जो व्यापार है वो पूरा चीन के हक में है और बहुत ज्यादा चीन के हक में। जो अभी स्टेटमेंट आए हैं वांग यी के बाद, उसमें यह कहा गया है कि हम व्यापार को और बढ़ाएंगे। व्यापार को बढ़ाने का अर्थ तो ये होगा कि सारा व्यापार चीन के और फायदे में चला जाएगा।
ऐसा कोई भी कमिटमेंट चीन की तरफ से नहीं आया है कि जिससे कि भारत को फायदा हो, भारत के एक्सपोर्ट जो कि अब अमेरिका नहीं जा सकेंगे वो चीन जा सके। ऐसा कोई कमिटमेंट चीन की तरफ से नहीं आया। ताइवान को लेकर भी कहा जा रहा है कि भारत ने अगर ताइवान के मामले में चीन को समर्थन दिया है तो बदले में भारत ने अपने लिए क्या हासिल कर लिया? क्या चीन ने पूर्वी लद्दाख को लेकर कोई ठोस वादा किया? स्टेपल वीजा को लेकर ठोस वादा किया? 1 दशक से ज्यादा समय से चीन जब से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर स्टेपल वीजा देना शुरू करता है, तब से भारत वन चाइना की नीति को लेकर चुप हो जाता है। वह वन चाइना की नीति को मानता तो है लेकिन कभी खुलकर नहीं कहा, मगर स्टेपल वीजा के कारण इस पर चुप्पी साध गया है। अब यह नई बात आई है कि विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से मुलाकात के बाद चीन ने दावा कर दिया कि ताइवान को चीन का हिस्सा भारत ने मान लिया है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने इसकी आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दी। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी स्थिति में बदलाव नहीं किया। विदेश मंत्रालय ताइवान से अपने संबंधों की भी बात करने लग गया। हर विभाग में लगता है सूत्रों को बिठा दिया गया है जो जाने क्या क्या बोलता रहता है। लगता है कोई एक ही सूत्र है जो चुनाव आयोग भी जाता है और शाम को विदेश मंत्रालय भी। भारत ने कई सारे कंसेशन दिए। सबसे बड़ा कंसेशन ताइवान के ऊपर दोनों डोवल साहब ने भी और जयशंकर साहब ने भी, दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी नीति ताइवान पर नहीं बदली है, पर साथ साथ चीनी स्टेटमेंट में साफ आया कि जयशंकर ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और डोवल ने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। करीब पिछले 15-16 साल से भारत सरकार इस बारे में चुप रही है। इसको वो बायलैटरल अरेंजमेंट्स के थ्रू नहीं बोलती है कि हमारी वन चाइना पॉलिसी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि चीन भारतीय नागरिकों को जो कि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनको वीजा स्टैंप करके नहीं देता है बल्कि स्टेपल करके देता है, ये दिखाने के लिए कि ये भारत के नागरिक नहीं है और इस जमीन पर हमारा भी कब्जा है। तो भारत का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर आप वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो हम वन चाइना पॉलिसी को कैसे बार बार रीइंफोर्स कर सकते हैं, जबकि भारत की पॉलिसी वन चाइना की है पर उसको बार बार कहता नहीं है। तो उस पर एक बड़ा कंसेशन मोदी सरकार की तरफ से इस बार आया है। विदेश मंत्रालय को साफ साफ जवाब देना चाहिए कि भारत ने ताइवान को लेकर चीन से क्या कहा। क्या चीन पाकिस्तान के साथ सक्रिय सैनिक सहयोग जारी रखेगा या रोकेगा? जवाब किसी चीज का साफ साफ नहीं। पहले ढोल पीट रहे थे, अब गोल गोल बातें कर रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी ने ट्विटर पर लिखा है, ट्रंप के बदलते हुए मिजाज को देखते हुए सूझबूझ के साथ संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। ट्रंप के ईगो का भी ध्यान रखना होगा। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक में दिखाई दिया कि दूसरे देशों के नेताओं ने इसे समझ लिया है कि ट्रंप से कैसे बात करनी है, मगर उनकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से आगे जाकर बात नहीं की, नाराज हो गए और यह कोशिश नहीं की कि वे भारत के खिलाफ इस तरह के कदम नहीं उठाएं। अब ट्रंप से बात करने की जगह मोदी चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका के बाद अगला विकल्प सिर्फ चीन ही है। चीन जो भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, यह सोची समझी कूटनीति नहीं है लेकिन भ्रमित रणनीति जरूर है। हम नहीं जानते कि भारत और चीन के रिश्ते में सुधार आया है या नहीं, लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि गोदी मीडिया में इसे लेकर धूमधाम बूम बाम कम है। इस वक्त उसे वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों की बहुत जरूरत है। कुछ बड़ा हुआ होता भारत और चीन के बीच तो प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाकर गोदी मीडिया हंगामा मचा रहा होता कि भारत और चीन मिलकर करेंगे ट्रंप को काबू। इस तरह की थर्ड क्लास हेडलाइन मोदी सरकार की कामयाबी की पहचान रही है, वो भी अब नजर नहीं आती। ट्विटर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले होने लगे। प्रतीत होता है बीजेपी के ही समर्थकों का एक दल उन पर हमले कर रहा है। पता नहीं क्या मामला है। हम तो दुआ करेंगे जयशंकर का हाल जगदीप धनखड़ जैसा ना हो। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हम तो यही चाहेंगे कि उनका लाल लेजर वाला चश्मा सलामत रहे। लाल लाल भुकभुकाने वाला चश्मा भारत को मुश्किल से नसीब हुआ है, दोबारा नहीं मिलेगा। कम से कम संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयशंकर को सपोर्ट करना चाहिए। हम इस वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 साल तक निरंतर राष्ट्रवाद और धर्म की फर्जी राजनीति ने देश का समय भी बर्बाद किया और देश को भी। ये सारी पॉलिटिक्स हिंदी प्रदेश के वोटर को फंसाने के लिए की गई। अगर हिंदी प्रदेश को बताया जाए कि ट्रंप के टैरिफ से भारत के कुछ सेक्टर बर्बाद हो गए
तो नौकरियां यूपी बिहार के लड़कों की जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण गुजरात के हीरे के बाजार में 1 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। हीरा काटने वाले और पॉलिश करने वाले 1 लाख कारीगरों पर अमेरिका के टैरिफ के कारण यह हुआ। टैरिफ अगर 25% से 50% हुआ तो नौकरी जाने की दर और बढ़ जाएगी। मिंट की रिपोर्ट है कि टैरिफ के कारण खेती, ऑटो टेक्सटाइल, ज्वेलरी सेक्टर में 2 से 3 लाख लोगों के काम छीन सकते हैं। यह सच है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर असेंबल सेक्टर बनकर रह गया है। इससे रोजगार की आंधी आई नहीं, 1 दशक बेकार गया। हिंदी प्रदेश की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि जब उससे कहा जाता है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ तो उसके युवा पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतर आते हैं, और जब कहा जाता है दुबई में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है, घर जाकर टीवी देखो तो टीवी देखने चले जाते हैं। दिवाली आएगी तो कहेंगे चीन के प्रोडक्ट का विरोध करना है, फिर चुपचाप चीन से आयात करने लग जाते हैं। दरअसल भारत एक चीज का उत्पादन किसी भी देश से ज्यादा करने लगा है। पूछिए किस चीज का? झूठ का। सोच कर देखिए, क्या झूठ का निर्यात किया जा सकता है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।